अभी तक आपने सुना ये आजकल के बच्चों को हुआ क्या है। पहले वो बंसल का मुंडा और अब ये कपूर का बेटा। हद ही हो गई। जो चीज हम सीधे ढंग से पा सकते हैं उसे इस तरह करके क्यों गंवाना। जो तुम्हारी है ही नहीं उसे छोड़ दो। चल छोड़ो बेटा। रब उसके हमेशा साथ होता है जो सच्चा होता है, और जो हमेशा दूसरों का भला करता है रब उसका बुरा नहीं होने देता। जी पापा जी, बस उनका ही सहारा है। अगम बोला। अब आगे। अगम का दिल बिल्कुल टूट गया था। झलक के बिना उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। अब वो रोज सुबह क्लिनिक के पास चला जाता और सारा दिन वो अंदर देखता रहता कि शायद एक झलक झलक की दिख जाए। और झलक दिख भी जाती थी। कभी कभी वो बाजार जाती तो वो भी चोरी छुपे उसका पीछा करता। वो जहां जाती वो भी उसके पीछे पीछे जाता। उसकी हालत मजनू जैसी हो गई थी। दीवान जी ने इसके पापा को बुला लिया। उस बात को महीनों हो गए थे। उसका रिजल्ट आ गया था। उसने मेरिट के साथ पास किया था। डॉक्टर गिल ने उसे एमडी के लिए लंदन अपनी बहन के पास भेज दिया। अगम के पापा शिमला आ गए। वो अगम का हाल देखकर हैरान रह गए। सर के बाल बढ़े हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े बेढंगे पहने हुए। अगम पुत्र, ये क्या हो गया? ये क्या हाल बना लिया है तूने? पापा की बात सुनते ही अगम फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पापा को सारी बात बताई। अरे बेटा, घबराते नहीं है। हम सुबह चलेंगे झलक का हाथ मांगने। तू चिंता ना कर बेटा। ऐसे रोते नहीं है पुत्र, उसके पापा बोले। अगम को कुछ हौसला हुआ। उस रात उसने पेट भर खाना खाया और लेटकर झलक को पाने के सपने देखने लगा। उसने तय कर लिया था कि वो झलक को मना कर ही दम लेगा। सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन पहले वो पल मुस्कान हो गई। अगर वो नहीं मानी तो मैं क्या करूंगा? अगम के मन में सारी रात अच्छे बुरे ख्याल आते रहे। अगले दिन सुबह ही वो झलक के घर पहुंच गए। वहां ना डॉक्टर थे, न झलक नजर आई। अगम के पापा ने पूछा, डॉक्टर वो झलक कहाँ है? मैं अगम का पापा हूँ। मैं उनसे मिलने आया हूँ। मुझे उनसे बात करनी है। जी वो तो नहीं है। उन्होंने कल रात लंदन की फ्लाइट ली है। झलक दीदी अब वहीं पढ़ेंगी। डॉक्टर जी एक दो दिन में वापस आ जाएंगे, उमेश बोला। क्या? अगम को लगा मानो किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। वो लड़खड़ा गया। उसके पापा ने उसे पकड़ लिया, नहीं तो वो गिर जाता। आइए अंदर आइए सर, उमेश बोला। लेकिन अगम मुड़कर कार की तरफ चल दिया। उसके पापा ने उमेश से बात की और फोन पर कुछ नोट कर लिया। फिर वो अगम के पीछे भागे। रुको अगम, कार मैं चलाता हूँ। अगम को गुमसुम देखकर पापा बोले। दोनों घर आ गए, पर अगम फिर से सुन्न हो गया था। वो ना बोलता था ना खाता था। तब उसके पापा उसे अपने साथ चंडीगढ़ वापस ले आए। अगम का घर। अगम घर आया तो उसकी हालत देख दादी उसे कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पापा ने मुंह पर उंगली रख के उन्हें चुप रहने का इशारा किया। अगम चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद दादी ने उसके पापा से पूछा कि हो गया मेरे पुत्र को? चंगा भला तो गया सी। क्या हो गया मेरे बेटे को? अच्छा भला तो गया था। बेबे वो झलक है ना? हाँ, की होया उसने? दादी ने टेंशन में पूछा। अपना अगम उसे प्यार करता था। दोनों में अनबन हो गई है। मैं रात गया था, सोचा था सुबह झलक के घर जाकर उसके पापा से रिश्ते की बात कराऊंगा। लेकिन वहां जाकर पता लगा कि वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई है। ये और उदास हो गया है। इसे कुछ देर अकेला रहने दो। इसकी माँ कहाँ है? वो परी के साथ बाजार गई है, दादी कुछ सोचती हुए बोली। उसके पापा अपने कमरे में चले गए थे। दादी ने अपना फोन उठाया और विराज को फोन किया। विराज ने झट फोन उठा लिया। हेलो मेरी जान, आज कैसे फोन किया? ओए, जान दे या लग दे या कुछ अगम दी। वो घापर है तैनो, दादी बोली। क्या हुआ? अभी परसों ही तो बात हुई थी। झलक वहां चली गई थी, सो मैंने कल फोन नहीं किया। यूं ही कबाब में हड्डी क्यों बनना? विराज बोला। ओ उल्लू दे पट्टे, कबाब दी हड्डी बनन तो डरदा है। इथे सारा कबाब ही सड़ गया। दोनों दादी लड़ाई हो गई है। ते झलक लंदन चली गई है। ते मेरा पुत्र देवदास बन गया है, दादी बोली। इतना सब हो गया, उसने बताया तक नहीं? कहाँ है वो? विराज बोला। घर में ही है, मैं आता हूँ। विराज बोलकर जल्दी से अपने स्टाफ को कहकर कार लेकर निकल पड़ा। आधे घंटे में विराज अगम के घर पहुंच गया। वो अंदर आया तो दादी जी लिविंग रूम में ही मिल गईं। वो विराज को देखते ही बोली, पुत्र क्या होगा अपने अगम दा? बेबे आप चिंता ना करो, मैं आ गया हूँ ना, मैं देखता हूँ, कहकर विराज अगम के कमरे की तरफ चल दिया। विराज ने दरवाजे पे नॉक किया।
कोई नहीं बोला तो विराज दरवाजा खोलकर खुद ही अंदर चला गया। अंदर दिन में भी अंधेरा था, खिड़की पर पर्दे कर रखे थे। उसने लाइट जलाई तो सामने अगम बेड के पास पीठ लगाए नीचे बैठा था, मानो दर्द की मूरत हो। वो उसके पास गया। अगम मेरे यार, ये क्या हाल बना रखा है? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं आ जाता। अगम उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़ा और उससे लिपट गया। विराज जो उस पर थोड़ा झुका हुआ था, उसके इस एक्शन से नीचे गिर गया, पर वो बेड के सहारे बच गया और उसने अगम को भी संभाल लिया। अगम छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। विराज की भी आंखें भर आईं। उसने अगम को रोने दिया। वो धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाता रहा। कुछ देर बाद उसने अगम को कहा, अब बस कर, बहुत रो लिया। मुझे बता क्या हुआ है, मैं बात करता हूँ झलक से। मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा। उस दिन उसका फोन आया था कि वो शाम को आ रही है, तो मैंने संध्या और रेहान को बता दिया था कि आज झलक अपने पापा के साथ लंदन चली गई। अगम ने सारी कहानी ज्यों की त्यों सुना दी। इसका मतलब तेरी बेहोशी के वक्त संध्या रेहान ने झलक को कुछ ऐसा जताया जिससे वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इस संध्या को तो मैं विराज को गुस्सा आ गया। नहीं विराज, संध्या का दोष नहीं है, मेरी किस्मत में ही झलक नहीं थी। एक बार तो उसने मेरी बात सुनी होती, एक बार तो बताया होता कि वो क्यों नाराज है। मुझे डांटती, मुझे मारती, पर इस तरह मुझे दूर क्यों चली गई? अगम बोला। अगम, ये बात तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उसकी जगह नहीं थे। खुद को उसकी जगह रख कर देखो। सोचो कि तुम्हारी जगह अगर उस बंद कमरे में तुम्हारी जगह झलक किसी लड़के के साथ होती और अंदर से आवाजें आ रही होती तो तुम क्या करते? अगम कुछ देर कुछ नहीं बोला, फिर बोला, तू ठीक कह रहा है। मैं तो ये सोच ही रहा हूँ कि उस पर क्या बीती होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी उसको। इतना कहकर अगम खुद को थप्पड़ मारने लगा। विराज ने उसके हाथ पकड़ लिए। पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब है? कुछ तो अकल से काम ले। तू देखना, वक्त सब ठीक कर देगा। देख तू इस तरह करेगा तो अंकल आंटी परी और बेबी का क्या हाल होगा। तुझे पता है बेबी कितनी परेशान है? यार एक लड़की ही तो है, कल आई थी आज चली गई, कल फिर आ जाएगी। पर ये माँ बाप, ये बेबी तो हमेशा तेरे साथ ही हैं। क्या इनकी तेरे जीवन में कोई वैल्यू नहीं है? तो एक लड़की के लिए दुखी है, क्या इतने जनों की खुशी के लिए खुश नहीं हो सकता? क्या सिर्फ झलक का प्यार ही प्यार हमारे सबके प्यार से बड़ा हो गया? विराज ने उसे समझाया। अगम को एकदम से झटका लगा। सही तो कह रहा है ये। इन लोगों ने मुझे बचपन से प्यार किया और मैं झलक के 4 दिन के प्यार की खातिर रो रहा हूँ। जाती है तो जाए, गलती उसकी भी है, उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब जो भी होगा देखा जाएगा, सोचकर अगम उठा और विराज को बोला, जा बेबे से बोल मेरा पसंदीदा खाना लगाए, मैं नहा कर आया। अरे वाह, ये हुई ना मेरे दोस्त वाली बात, कहकर विराज ने अगम को गले लगाया और उठकर बाहर आ गया और दादी से बोला, अरे जाने मान दे, कुछ खिला, मना लिया अपने यार को। उसने कहा है कि उसकी पसंद का खाना बनाओ। वो नहा के आया। सच्ची? तू सच कह रहा है ना? मैं हूने रसोई चांदी है। दादी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और रसोई की तरफ चली गई। लंदन। डॉक्टर गिल ने इंपीरियल यूनिवर्सिटी में झलक का एडमिशन करा दिया। उन्होंने भी यहीं से डिग्री की थी और आज भी यहाँ बुलाकर सम्मान दिया जाता है। झलक के नंबर अच्छे थे और डॉक्टर गिल के कारण उसे एडमिशन आराम से मिल गया। उन्हें विशेष सम्मान के तौर पर वहाँ घर भी दिया हुआ था। उन्हें वहां रहने में दिक्कत नहीं थी। घर बहुत बड़ा था। उनका स्वागत घर के केयर टेकर जोड़े ने किया जो लगभग 50 साल के थे। डॉक्टर ने उन्हें आपस में मिलाया। हेलो, ये मेरी बेटी है झलक गिल, और बेटा ये अपने केयर टेकर हैं, मिस्टर एंड मिसेस टेलर हैं। फिर उनसे बोले, मैं कुछ दिन में चला जाऊंगा, मेरी बेटी यहीं रहेगी, तुम लोग इसका ध्यान रखना। ओके सर, उन्होंने अदब से कहा। झलक ने उस महल नुमा घर को देखा। बड़े बड़े खुले कमरे, एक से एक बढ़िया सामान से सजे हुए। घर में हर चीज थी। बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम भी था। डॉक्टर कुछ दिन रहकर चले गए। झलक कॉलेज जाने लगी थी। वो ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहती थी। वो अपने पापा की तरह सर्जन बनना चाहती थी। कुछ दिनों बाद उसे हॉस्पिटल से 2 दिन की छुट्टी मिली। वो घर आ गई। वो दरवाजे पर ही थी कि उसे लाइट म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। वो अंदर आई तो देखा कि एक लंबा गोरा हैंडसम सा लड़का हॉल में डांस कर रहा था। उसने उसे देखा और अपने कमरे में जाने लगी तो उसने उसका राह रोक कर कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो तुम? झलक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, तुम कौन हो?
मेरे घर में क्या कर रहे हो? फिर उसने अंकल आंटी को आवाज लगाई, अंकल टेलर, आंटी टेलर। तभी अंदर से अंकल आंटी निकल कर आए। उन्होंने उन दोनों को देखा, फिर झलक के पास आए। गुड इवनिंग मैडम, सॉरी, ये हमारा बेटा है, ये वीकेंड पर हमारे पास आता है। फिर लड़के की तरफ मुड़कर बोले, एलन, ये सर की बेटी है, डॉक्टर है, लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ओह सॉरी, मुझे पता ही नहीं था, गलती हो गई। हेलो, मैं टॉम हूँ। उसने हाथ मिलाने को हाथ बढ़ाया, पर झलक बिना उसकी तरफ देखे सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली गई। टॉम ने अपने पापा की तरफ देखा। वो बोले, ये ऐसी ही है, कम ही बात करती है, इससे दूर ही रहना। झलक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। रात के खाने पर भी वो नीचे नहीं आई, तो आंटी ऊपर पूछने गई। उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया तो झलक बाहर आई। उसने पूछा, मैडम खाना खा लो। आती हूँ आंटी जी, झलक बोली। कुछ देर बाद वो नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने वाली सिर्फ वही थी। उसने आंटी से कहा, आप लोग भी खा लीजिए, मैं अकेली क्या खाऊं, अंकल को भी बुला ले। अंकल आंटी के साथ टॉम भी आ गया। टॉम नीली आंखों वाला 24 साल का हैंडसम लड़का था। वो म्यूजिक की डिग्री कर रहा था। वो झलक को देखकर हैरान था कि इतनी खुश्क क्यों है। वो खाना खाते वक्त भी उसे बुलाने की कोशिश करता रहा, पर वो बात ही नहीं कर रही थी, जबकि आंटी अंकल की बात का जवाब दे देती थी। खाना खाकर वो बाहर टहलने निकली। टॉम भी उसके पीछे हो लिया। वो गार्डन में घूम रही थी और टॉम सामने बैठे देखे जा रहा था। तुम ऐसी ही हो या मुझे देखकर कर रही हो? टॉम बोला। झलक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा इग्नोर किया। टॉम भी चुप हो गया। झलक घूमकर चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। टॉम वहीं बैठा सोचता रहा कि यह ऐसी क्यों है। अगले दिन सुबह ही झलक कॉलेज वापस आ गई। उसने फ्रेंड एलिस बोली, तुम तो कह रही थी कि 3-4 दिन लगा कर आओगी, तुम तो आज ही वापस आ गई। बस दिल नहीं लगा इसलिए आ गई, झलक बोलकर पढ़ने बैठ गई। अगम के धोखे के बाद से वो चुप चुप रहने लगी थी। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। वो किसी को दोस्त भी नहीं बनाना चाहती थी। एकदम पत्थर दिल हो गई थी। इंडिया। झलक के जाने के बाद अगम ने खुद को काम में झोंक दिया। उसने चंडीगढ़ ग्रुप को शिखर पर पहुंचा दिया। इस ग्रुप के अंडर होटल, स्कूल, कॉलेज आते थे। बिजनेस जगत में उसे सभी जानने लगे थे। अगम भी झलक की ही तरह पत्थर दिल हो गया था। शुरू शुरू में ये झलक को रोज मैसेज करता था। महीने बाद इसे एहसास हुआ कि उसने नंबर बदल दिया होना। वो उस दिन के बाद कभी शिमला भी नहीं गया। चैन की बदली चंडीगढ़ हो गई थी। चैन ने अगम को फोन किया, हेलो अगम, मैं चंडीगढ़ आ गया, अब खूब जमेगी, जब मिलकर करेंगे हम तुम हमारी बात। बता कहाँ मिलेगा, तू आएगा या मैं आऊँ? सॉरी सर, बस मीटिंग में है, आप मैसेज छोड़ दीजिए, विजय बोला। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, उससे कहना चैन का फ़ोन था, बाकी जो मैंने कहा था वही सब सुना देना और कहना कि मुझे कॉल करे। कहकर चैन ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसने परी को फ़ोन किया, हेलो परी, मैं चैन बोल रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ आ गया हूँ। सच्ची? ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो बोर हो गई थी। आपको पता है कि उस हादसे के बाद से अकेले मुझे कहीं जाने नहीं देते थे। झलक या भैया के साथ ही कहीं जाती थी। अब झलक भी कहीं चली गई है और भैया तो मिस्टर खड़ूस हो गए हैं, किसी से बात ही नहीं करते। इन दोनों की तो फ्रेंडशिप हो ही गई थी ना, फिर क्या हुआ? चैन ने हैरान होकर पूछा। मुझे ठीक से पता नहीं, मगर कुछ तो हुआ है इनके बीच, वो दुखी मन से बोली। चलो मैं अगम से ही पूछ कर देखूंगा, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। उसे अगम की चिंता होने लगी। उसे याद है अभी महीने पहले ही तो अगम ने उसे फोन किया था। कितना खुश था वो जब उसने बताया, हेलो चैन, तुम्हें एक खुशखबरी दूं, झलक ने मेरा प्यार कबूल कर लिया है। वो कहती है कि वो भी मुझे पहली नजर में ही प्यार करने लगी थी। चैन जब आएगा तो मिलवाऊंगा उससे, मतलब तेरी भाभी से। यार फिर तो मजा ही आज आ गया। मुझे चंडीगढ़ आने दे, खूब पार्टी लूंगा। और हाँ, शादी में अभी जल्दी मत करना, चैन बोला। चैन खड़ा ये सब सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या होगा। उसे विराज की याद आई कि विराज को सब पता होगा, उससे पूछता हूँ। उसने विराज को फोन किया, हेलो विराज, मैं चैन बोल रहा हूँ। विराज बोला, हेलो चैन, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ यार, मेरी चंडीगढ़ बदली हो गई है, बड़ा खुश था कि तुम लोगों के पास आ गया। अगम मिला ही नहीं। परी ने बताया कि झलक और इसका ब्रेकअप हो गया है। क्या हुआ यार? कुछ दिन पहले फोन पर बात हुई, बहुत खुश था ये, फिर अचानक क्या हो गया? चैन बोला, क्या बताऊं यार, बहुत लंबी कहानी है, फोन पर बता नहीं सकता। ऐसा करते हैं, शाम को क्लब में मिलते हैं, मैं अगम को भी बुला लेता हूँ, बैठकर बातें करेंगे। विराज बोला। तुम्हारी बात सुनकर और टेंशन हो गई है, आखिर ऐसा हुआ क्या? चल ठीक है,
मिलते हैं, टाइम और जगह बता देना, कहकर उसने फोन रख दिया। फिर सोचने लगा ऐसा हुआ क्या इनके बीच, दोनों इतने अच्छे हैं, एक दूसरे को इतना चाहते हैं, फिर क्या हुआ। वो सोच रहा था कि आशीष आ गया। उसे लगा कि कहीं आशीष ने तो कुछ नहीं किया। आशीष ने उसे अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, इस तरह क्यों घूर रहा है मुझे। कुछ नहीं, अगम और झलक के बारे में पता लगा। एक्सक्यूज मी, कहीं तो तुम ये नहीं सोच रहे हो कि मैंने कुछ किया। जनाब, मैं इतना घटिया नहीं हूँ। मुझे जब पता चल गया था कि झलक अगम को चाहती है, मैंने उसी दिन से उससे दूरी बना ली थी। यही नहीं, अब मेरी गर्लफ्रेंड है। कहते हैं ना कि शादी उससे करो जो तुम्हें चाहता हो, ना कि उससे जिसे तुम चाहते हो। सो मैंने उसे चुना जो मुझे चाहती है। तुम भी जानते हो उसे। हैं, कौन? कमाल है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं एक युग बाद आया हूँ। सब कुछ नया सुनने को मिल रहा है। चैन हैरान होकर बोला, मैं विभा की बात कर रहा हूँ, वो जो झलक की फ्रेंड थी हॉस्पिटल में। आशीष बोला, नॉट बैड। हाँ, तू नहीं तो तेरी सहेली से दिल लगा लिया, इस बहाने तेरी भी खबर मिलती रहेगी। सही है भैया, चैन शेर सुनाते हुए बोला। अरे मैंने बताया ना कि वो मुझे चाहती थी। मैंने पहले तो उसे रिजेक्ट कर दिया। पता है उसने क्या जवाब दिया? कहती है कि मैं तुम्हारी राधा नहीं बन सकती तो ना सही, मैं मीरा बनकर उम्र काट लूंगी। फिर धीरे धीरे मुझे भी वो अच्छी लगने लगी। बस मैंने हाँ कर दी। आशीष बोला, अच्छा जी, मिलाओ भाभी से कभी। पर यह अगम झलक का क्या हुआ? मुझे ज्यादा नहीं पता, क्योंकि झलक ने उस वक्त से विभा से भी बात नहीं की, फोन नंबर भी बदल लिया है। विभा बता रही थी कि कोई गलत फहमी हुई है उनके बीच। अब पता नहीं क्या बात होगी। विराज से पूछा था, उसने भी नहीं बताया। मुझे लगता है अगम की कोई गलती होगी, पर बिना पता लगे कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, लंच करें। दोनों खाना खाने चल दिए क्लब। चैन क्लब पहुंचा तो विराज कार पार्क कर रहा था। दोनों बड़ी गर्मजोशी से मिले। चैन ने मुक्का उसके कंधे पर मार कर कहा, अरे ब्रो, क्या हाल है? आह। विराज ने अपना कंधा पकड़ के हल्के से आह भरी और बोला, रहम करो, हम डॉक्टर हैं भाई, इतना दम नहीं है इसमें कि तुझ जैसी फौजी से भिड़े। कहकर उसने चैन को गले लगा लिया। चलो अंदर चलते हैं। विराज ने पहले ही प्राइवेट रूम बुक करा दी थी। वो अंदर जाकर बैठ गए। अगम अभी आया नहीं था। विराज, तू बता कि उनके बीच क्या हुआ है। मैं तो सुबह से सोच सोच कर परेशान हूँ। चैन बैठते ही बोला, वो तुझे शिमला प्रोजेक्ट के बारे में पता है? विराज ने पूछा। हाँ, बताया था अगम ने, किसी कपूर को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हाँ, वही रेहान कपूर, संध्या का कजिन था। रेहान ने संध्या की अगम के साथ शादी कराने के लिए अगम को पानी में ड्रग देकर संध्या के कमरे में उस रात छोड़ा। जिस दिन झलक उससे मिलने आ रही थी, उसने चालाकी से ये सब झलक को भी दिखा दिया, जबकि कमरे में रेहान भी था। हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन झलक के मन में गलतफहमी पैदा कर दी कि उनके बीच कुछ हुआ है। बस झलक ने अगम की कोई बात नहीं सुनी। वो लंदन चली गई और ये बिजनेसमैन बन गया। अब यह अगम रहा ही नहीं। विराज ने शॉर्ट में सारी कहानी सुना दी। क्या अगम उसके पीछे गया नहीं? चैन बोला, गया था, पर उसने कह दिया कि झलक भी मर गई और वो अगम भी मर गया। अब पता नहीं उसने क्या सुना। अगम को होश तो नहीं था, संध्या और रेहान ही जाने। अगम ने उन्हें पकड़ लिया था, लेकिन माफ कर दिया। वो कहता मेरे प्यार में ही दम नहीं था, इनका कसूर नहीं है। झलक को भरोसा होता तो वो ऐसा करती ही नहीं। अब मेरी बात सुनो, उनके सामने झलक की बात मत करना, वरना हम तो चले जाएंगे। लेकिन वो सारी रात झलक से बातें करता रहेगा। बहुत मुश्किल से संभाला इसे। अगम की हालत याद करके उसकी आंख भर आई। उसने अपनी आंखें साफ की। चैन ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो विराज को और रोना आ गया। बहुत दिल गालियां निकलती हैं उस रेहान और संध्या के लिए। सालों ने मेरे दोस्त का क्या हाल कर दिया। हंसना तो भूल ही गया है, उसे देखकर दिल जलता है। कहकर विराज जोर जोर से रो पड़ा। चैन उठकर विराज के पास आया और उसके आंसू पोंछने लगा। उसने पानी का गिलास उसे दिया और बोला, मुझे गर्व है कि मुझे तुम दोनों की दोस्ती मिली। तभी अगम भी अंदर आ गया। वो चैन के पास आया और बोला, हेलो। इतना कहकर वो कुर्सी पर बैठ गया। चैन उसकी तरफ देखकर हैरान हो गया। विराज सच ही कह रहा है, ये तो बिल्कुल बदल गया है। उसने पूछा, कैसे हो अगम? जल्दी से खाओ, क्या खाना है? 10 मिनट में मेरी एक जरूरी मीटिंग है। अगम बोला। अगम, हम इतने दिन बाद मिल रहे हैं, कोई बात तो करो। चैन बोला, करो, फिर बात ही कर लो। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। कब आए तुम? अगम ने पूछा। कल रात आया था, उठते ही तुम्हें फोन किया। मेरी यहाँ बदली हो गई है। चैन बोला,
हाँ बताया था विजय ने। चलो अच्छा हुआ, अगम बोला, फिर विराज को देखकर बोला, क्या तुम इतने फ्री हो? तुम यहाँ हो, तुम्हारा काम कौन देखेगा? मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, अब फ्री हूँ। ओके, तुम दोनों एंजॉय करो, मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी। अगम घड़ी देखते हुए खड़ा होकर बोला, यार तुम भी कमाल करते हो, इतने देर बाद मिले, कुछ देर बैठकर बातें तो कर लो। चैन अभी बोल ही रहा था कि अगम चला भी गया। कहा था ना मैंने, मर गया अगम, हमारे अगम को मार डाला उसने। एक जान है, पता नहीं कैसे लिया फिरता है। विराज फिर रो पड़ा। चैन कभी जाते हुए अगम को तो कभी रोते हुए विराज को देखता। लंदन। झलक कॉलेज में पढ़ाई में बिजी थी। इसे पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सोचता था। कितने ही लड़के उसे प्रपोज करते, पर वो किसी पर ध्यान ही नहीं देती। टॉम भी एक दो बार उसे घर से खाना देने आया। आज फिर वो आया। वो हॉस्टल में उससे मिलने गया। अब सब लड़कियां उसे जान गई थी और झलक को छेड़ती थी कि तेरा बॉयफ्रेंड आ गया। झलक को शुरू शुरू में गुस्सा आता था, पर धीरे धीरे उसने और लड़कों से बचने के लिए उन लड़कियों को कुछ भी कहना छोड़ दिया। अब वो जानबूझकर टॉम से घर से कुछ ना कुछ लाने को कहती रहती। टॉम को तो झलक पहले ही पसंद थी। उसे लगा कि वो पसंद करने लगी है। झलक उसे कॉलेज के फंक्शन पार्टीज में भी जहाँ पार्टनर की जरूरत होती थी ले जाती थी। बेशक वो उसे साथ रखती थी, पर उससे दूरी बनाकर ही रहती थी और कभी हंस के बात नहीं करती थी। टॉम ने उसे कभी हंसते नहीं देखा था। एक बार वो फंक्शन से वापस आ रहे थे तो टॉम ने पूछा, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी इंटेलिजेंट हो, तो तुमने बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया? तुम और लड़कियों की तरह बात किया करो। टॉम, मैं भी इन्हीं लड़कियों जैसी ही थी, पर अब बात करने से डर लगता है, दिल का दर्द बाहर आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ। झलक वैसे ही धीरे धीरे बोली, अच्छा, तुम मुझे फ्रेंड मानती हो ना? मुझसे अपना दर्द नहीं बांटोगी? सच कहता हूँ, सब हल्का हो जाएगा। कब तक इस तरह जी पाओगी? क्या बताऊं, ये कि मैंने जिसे प्यार किया वो धोखेबाज निकला, या ये कि मैंने जिंदगी में एक बार दिल लगाया वही तुड़वा बैठी। अब मेरे पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है, किसके लिए हंसूं? झलक ने वैसी ही पथराई आंखों से टाम को देखते हुए कहा, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने इतनी बार प्यार किया, इतनी बार धोखा खाया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं धोखा दे भी देता हूँ। टाम ने उसे हंसाने के लिए कहा, पर वो फिर भी नहीं हंसी। शिमला। अगम के पापा शिमला का प्रोजेक्ट संभाल रहे थे। उन्हें वहां महीना हो गया था। इस दौरान वो दो तीन बार डॉक्टर गिल से मिलने गए, पर वो लंदन से वापस नहीं आए थे। आज फिर वो उनके घर गए। आज डॉक्टर गिल मिल गए। वो उनके पास जाकर बोले, नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं अगम का पापा हूँ। नमस्ते, उमेश ने बताया कि आप यहाँ आए थे, पर अब कोई फायदा नहीं है। जी मैं फायदे नुकसान के लिए नहीं, बच्चों की खुशी के लिए आया हूँ। उनके बीच गलतफहमी पैदा की गई है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, ताकि कल को आपसे सर उठाकर बात कर सकें। वो लड़की और उसके भाई ने मिलकर इसके साथ धोखा किया है। उन्हें पता था कि उस दिन झलक आने वाली है। उन्होंने इसके पानी में कोई दवा मिलाकर उन दोनों ने उसे जानबूझकर उस लड़की के कमरे में रखा और झलक को उसके कमरे में भेज दिया। उन्होंने पता नहीं झलक को क्या कहा, क्या उसने सुना। अगम ने अपने पर लगे इल्जाम साबित कर दिए थे। ये देखिए, पापा ने वही वीडियो डॉक्टर गिल को दिखाया। वो देखकर समझ गए, ओह ये तो ठीक नहीं हुआ, पर अब बच्चे तो अलग हो गए हैं। मैं पहले ही कहता था कि अगम ऐसा लड़का नहीं है, पर आप क्या करें, झलक तो लंदन में है और वो अगम के बारे में सुनना भी नहीं चाहती। वो सोचती है कि अगम ने उसे धोखा दिया है। डॉक्टर गिल बोले, हाँ अगम भी झलक का नाम नहीं लेना चाहता है। उसका कहना है कि झलक को अपने प्यार पर भरोसा रखना चाहिए था। अब हम क्या करें? अगम के पापा बोले, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम भी उन दोनों के बाप हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं। डॉक्टर गिल अगम के पापा से हाथ मिलाते हुए कहे, जी डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा, अब हमें ही कुछ करना होगा। अगम के पापा ने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा। उमेश पास बैठा देख रहा था। डॉक्टर साहब इतने दिन से अगम का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। जब उस दिन मैंने कहा था कि अगम के पापा आए थे, तो कहते हैं कि बाहर से ही भगा देना, और अब देखो कैसे गुड़ शक्कर हुए जा रहे हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगम के पापा और डॉक्टर गिल ने मिलकर एक स्कीम बनाई। उन्होंने झलक को अगम की बेगुनाही वाला वीडियो सेंड कर दिया। फिर अगम को किसी बहाने से लंदन भेजने का प्लान बनाया। अगम का घर। अगम के पापा शिमला से वापस आ गए थे। उन्होंने अगम से कहा, बेटे मेरे लंदन वाले दोस्त ने कुछ कागज मंगवाए हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो तू जा। ये अपने शिमला वाले प्रोजेक्ट के बारे में है। ये कागज वैसे तो मैं कोरियर भी करा सकता था, पर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए तुम जाकर दे आओ।
2 दिन बाद आ जाना। अगम ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। वो पापा की बात मान गया। उसने अपने काम के हिसाब से कुछ दिन बाद की टिकट ली, शिमला। डॉक्टर गिल ने झलक को फोन किया। हेलो बेटा, वीडियो देखा? बेटा, हमें कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। अगम ऐसा नहीं था जैसा तुमने उसे समझा। उसे उस लड़की और उसके भाई ने फंसाया था। अब तो नाराज नहीं हो तुम? पापा, बात मेरी नाराजगी की नहीं है। पापा, कोई किसी को धोखा दे तब देता है जब हम उसे देने देते हैं। जब उसे पता था कि वो लड़की उसे कॉलेज टाइम से चाहती है तो उससे दूरी क्यों नहीं रखी? उसने उन्हें मौका ही क्यों दिया? झलक बोली। बेटा, जहां तक मैंने अगम को समझा है, वो बहुत ही साफ दिल इंसान है और वो बाकियों को भी अपने जैसा ही समझता है, इसलिए धोखा खा बैठा। कोई बता रहा था कि वो बिल्कुल पत्थर हो गया है। अब ना तो हंसता है ना दोस्तों के साथ टाइम बिताता है। पापा, आपको आज क्या हुआ है? उसी की बातें किए जा रहे हो। अगर आपके पास कोई और बात नहीं है तो मैं फोन रखती हूँ। झलक बोली। बेटा, वो टेलर बता रहा था कि तुम वहाँ कम ही जाती हो। बेटा, वहीं रह लिया करो, उन दोनों को साथ हो जाता है। बेचारे अकेले रहते हैं। डॉक्टर गिल ने कहा। पापा, अब वो अकेले नहीं रहते। उनके पास उनका बेटा आया हुआ है। वो म्यूजिक में डिग्री कर रहा है। सारा दिन गाता बजाता रहता है। आपको पता है मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हॉस्टल में ही रहती हूँ। यार, हद हो गई। घर अपना है, उसके बेटे को निकाल वहां से। मेरी बेटी वहां रहेगी। नहीं पापा, अभी टॉम के पास कोई काम नहीं है। कोई बात नहीं, उसे रहने दो, मैं बाद में रह लूंगी। ये पहला साल थोड़ा मुश्किल है, अगले साल से घर से आया जाया करूंगी। झलक बोली। ठीक है बेटे, जैसे तुम्हारी मर्जी। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा। फिर वो फोन बंद कर दिया। अब वो कैसे कहें कि अगम आ रहा है, तुम घर चली जाओ। लगता है कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। उन्होंने अगम के पापा को फोन किया। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। आप बताओ क्या बना? मान गया, लेकिन कुछ दिन बाद जाएगा। टिकट लेगा तो मैं बता दूंगा। चलो देखते हैं क्या होता है, कहकर डॉक्टर गिल ने फोन बंद कर दिया। कुछ दिन बाद अगम ने लंदन जाना था। अगम के पापा ने डॉक्टर को फोन किया। हेलो डॉक्टर साहब, अगम कल लंदन जा रहा है। मैंने अपने फ्रेंड को कह दिया है, वह अगम को 2 दिन बाद आपके घर भेजेगा। अब झलक को वहाँ कैसे बुलाना है आप देखो। सुनिए भाई साहब, ऐसा करते हैं कि मैं आपको टेलर का नंबर दे देता हूँ, आप अपने दोस्त को दे दीजिएगा। उसका बर्थडे मना लेते हैं, अहम गिफ्ट देने चला जाएगा। दोनों मिल जाएंगे। डॉक्टर गिल बोले। ये बढ़िया है। आपको डॉक्टर किसने बनाया? आपको तो सीक्रेट एजेंट होना चाहिए था। हाँ हाँ, अगम पापा हंसते हुए बोले। अगम लंदन की फ्लाइट में बैठ गया। वो झलक के बारे में सोचने लगा। मैं तेरे देश आ रहा हूँ, पता नहीं इतने बड़े देश में तू कहाँ होगी। बेशक दिल, मैं लोगों को दिखाता हूँ कि मैं तुझे भूल गया हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। अगर दिल की बात दिल सुनता है तो भी तुम भी वही रहती हो जहां मैं जा रहा हूँ। काश तेरी एक झलक ही दिख जाए। झलक, मुझे पता है ये कुछ महीने मैंने कैसे बिताए हैं तेरे बिना। जिंदा हूं पर लाश की तरह, किसी चीज में मन नहीं लगता। लंदन। झलक अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी कि उसे छींक आई। वो सोचने लगी कि मुझे किसने याद किया। पापा को तो फोन आ लिया था, फिर कहीं अगम तो याद नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उस पर भरोसा ना करके। काश मैंने एक बार उसकी बात मानी होती। मुझे क्या हो गया था? मैं पागल क्यों हो गई थी? एक बार सोचती तो सही कि कई बार कानों का सुना और आंखों का देखा भी झूठ होता है। मैंने क्यों नहीं सोचा कि अगम ऐसा क्यों करेगा? आज मुझे क्या हुआ है? ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? अगम को एयरपोर्ट पर उसके पापा का अंग्रेज दोस्त विक्टर का असिस्टेंट लेने आया था। वो उसे विक्टर के घर ले आया। विक्टर और डॉक्टर का घर एक ही शहर में था। अगम सारे रास्ते यही सोचता आया कि काश उसे झलक मिल जाए, बस एक नज़र भर ही देख लूं। पर कहाँ, हर एक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। वो फिर रब से बोला, काश कि मुझे उसका पता होता, उसे दूर से ही देख लेता। अगम ने अपनी डायरी खोली, उसमें लिखी शायरी पढ़ने लगा। वो अक्सर शायरी की किताबें पढ़ा करता था। जो शेर अच्छा लगता था उतार लेता था। झलक के जाने के बाद थोड़ा सा शायर वो भी बन गया था। कभी कभार एक खुद भी कुछ लिख लेता था। उसने पहले पन्ने पर लिखा शेर मन ही मन में पढ़ा। उसकी हसरत को मेरे दिल में लिखने वाले, काश उसे मेरे नसीब में भी लिखा होता। छोड़ के जहां तू मेरा साथ चला गया था, काश मेरी जिंदगी वहीं थम गई होती। रूठ जाने की अदा हमें भी आ जाती, मनाने वाला काश कोई हमें भी मिलता। याद करने से तुझे आंखें मेरी भर आती है। तेरी जुदाई के दर्द ने हमें भी शायर बना दिया। कभी मिलते ना हम, तुम ना होते यूं गुम।
काश यूं ही रहते अजनबी से हम तो। पढ़ते पढ़ते अगम कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सर, हम पहुंच गए हैं। सर, सर, असिस्टेंट ने कई आवाजें लगाई। तब जाकर अगम की आंख खुली। ओह सॉरी, नींद आ गई थी। थैंक यू जगाने के लिए, कहकर अगम कार से बाहर आया। सामने विक्टर अंकल का घर था। बहुत ही बड़ा था। वो अंदर आया तो असिस्टेंट ने नौकर से सामान गेस्ट रूम में रखने को कहा और अगम को लिविंग रूम की तरफ ले गया। वहां विक्टर बैठे थे। हैंडसम सा उसके पापा की उम्र का था। विक्टर के पास गया और उससे हाथ मिलाए। विक्टर खुश होकर बोला, ओ अगम, आओ आओ, तुम्हें मिलकर बहुत खुशी हुई। और आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं अंकल जी, आसानी से आ गया, अगम बोला। और सुनाओ, प्रेम कैसा है? विक्टर ने पूछा। जी बिल्कुल ठीक है। वो एक प्रोजेक्ट में बहुत बिजी थे, इसलिए मुझे भेजा है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने मैं तुमसे भी मिल लिया, नहीं तो उस मोटे को मिलना पड़ता। हमारा कोई मेल थोड़े है, अब हम दोनों तो फिर भी मेल खाते हैं ना, विक्टर ने मजाक करते हुए कहा। अगम ने भी हल्की सी स्माइल की। विक्टर ने उसे अपनी फैमिली से मिलाया। एक लड़का, एक लड़की और उसकी वाइफ थी। लड़की 18-19 साल की थी और बेटा 16-17 साल का था। उनकी पत्नी कोई प्रोफेशनल सेक्रेटरी लग रही थी। तब विक्टर ने उसे उन सबसे मिलवाया। ये मेरी बेटी डायना है। ये मेरा बेटा बिल है। बेटा अभी स्कूल में है और बेटी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही है। एमबीबीएस का नाम सुनते ही उसके दिल में हलचल हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, डिग्री कॉलेज है? हाँ जी, डायना बोली। फिर वो उसे डाइनिंग रूम में ले आए। डिनर का टाइम हो गया था। खाना लग गया था। अगम के लिए इंडियन और वेस्टर्न दोनों किस्म का खाना लगाया गया था। अगम खाना खाते हुए सोचने लगा कि मैं डायना के साथ उसके कॉलेज जाऊं। शायद झलक उसी कॉलेज में हूँ। शायद वो मुझे दिख जाए। चलो, बुलाए या ना बुलाए, सूरत तो दिख जाए उसकी। वो सोच ही रहा था कि विक्टर अंकल बोले, अगम क्या तुम कल डायना के साथ उसके कॉलेज चले जाओगे? उसके कॉलेज में पार्टी है। ये कॉलेज में नई है, कोई बॉयफ्रेंड है नहीं। बिल ज्यादा छोटा है और मैं ज्यादा बड़ा हूँ। तुम इसके पार्टनर बनकर चले जाना। कोई बात नहीं अंकल जी, चला जाऊंगा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, अगम बोला। उसने रब से कहा कि बहुत जल्दी ये दुआ सुन ली, अब झलक को भी मिला दे मुझसे। अगले दिन वो सुबह तैयार होकर नीचे आया। हैंडसम तो था ही वो। व्हाइट शर्ट पर रॉयल ब्लू 3 पीस सूट पहना था। जब वो सीढ़ियों से उतर कर आ रहा था, सब उसकी तरफ देखने लगे। विक्टर उसे देखकर सोच रहा था कि काश ये मेरा दामाद होता। पर उसे प्रेम अगम के पापा ने पहले फोन पर झलक और अगम की कहानी सुना दी थी। तब विक्टर ने उसे बताया था कि उसकी बेटी भी उसी कॉलेज में है। झलक उसकी सीनियर है। ये तो इत्तेफाक से पार्टी आ गई, नहीं तो उन्होंने अगम को उसके साथ फिर भी भेजना था। डायना को भी पहले से ही सब पता था। वो अगम के साथ कॉलेज की तरफ चल दी। कॉलेज की 115वीं वर्षगांठ थी। उसी सिलसिले में पार्टी थी। कॉलेज खूब सजा रखा था। अगम विक्टर अंकल की फरारी लेकर डायना के साथ आया था। कॉलेज में बहुत हलचल थी। उसकी निगाहें भीड़ में झलक को ढूंढ रही थी। झलक ने भी टॉम को बुलाया था। वो पार्टी हॉल के गेट के पास टॉम का वेट कर रही थी। उसने डार्क पिंक गाउन पहना था। वो इधर उधर देख रही थी कि तभी एक फरारी आकर उसके सामने रुकी। वहां खड़ी सभी लड़कियां अगम को देखती रह गईं। वो प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। झलक तो सामने ही खड़ी थी। उसकी नजर भी अगम पर पड़ी। उसे देखते रह गई। अगम कार से उतरकर पैसेंजर सीट की तरफ आया। उसने डायना के लिए दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर तहजीब से उसे बाहर निकाला। वो जैसे ही मुड़ा, उसकी नजरें झलक पर पड़ी, जो उसे ही देख रही थी। पर अगम से आंखें मिलते ही उसने मुंह घुमा लिया। झलक की आंखें भर आई थी। अगम उसी की तरफ देखता रहा। अगम की नजरें झलक पर टिकी थी। डायना के हाथ पर अगम का कसाव बढ़ रहा था। डायना ने अगम की तरफ देखा। उसने देखा कि अगम की नजर झलक पर टिकी है। उसने अगम से कहा, ब्रो, माना कि वो दिख गई है, प्लीज मेरे हाथ की कुर्बानी तो ना दो। अगम को अब एहसास हुआ। उसने सॉरी कहकर उसका हाथ ढीला छोड़ दिया। दोनों अंदर जाने लगे थे कि तभी वहां टॉम आ गया। टॉम ने आकर झलक का हाथ पकड़कर कहा, क्या बात है, वेटिंग फॉर मी? लेकिन जब उसकी नजर झलक के चेहरे पर पड़ी तो उसके आंसू देखकर टॉम परेशान हो गया। क्या हुआ, किसने रुलाया तुम्हें? झलक ने सर हिलाया और उसे खींचकर अंदर ले गई। अगम का तो मानो दिल दोबारा टूट गया। उसके दिल ने एक शेर बोला, बनाने वाले ये दिल कांच का बनाया होता, तोड़ने वाले ने भी हाथ पे जख्म तो खाया होता। वाह भाई, आप तो बहुत अच्छी शायरी करते हैं। या फिर झलक को देखकर निकल गई? डायना इंग्लिश बोली। ये उसके साथ कौन है? अगम ने टॉम की तरफ इशारा करके पूछा। मुझे नहीं पता, कॉलेज का तो नहीं लगता है, कोई बाहर का है शायद।
उसे हटाऊं वहां से? नहीं, रहने दो। गलती मैंने की थी, सजा भी मैं ही झेलूंगा, अगम बोला। झलक ने अंदर आकर टॉम से कहा, टॉम, वो यहाँ आया है, मेरी जूनियर डायना के साथ। मैं सोच रही थी कि उसे भूल गई हूँ, पर आज देखा तो लगा कि वो दिल से कभी गया ही नहीं है। आज भी उसे किसी और के साथ देखकर आंखें बरस पड़ी। जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम भी क्यों करती हो? लेट्स एंजॉय, कहकर वो झलक का हाथ पकड़कर उसे हॉल में रखी कुर्सी पर बिठाकर खुद भी बैठ गया और स्टेज पर हो रहे फंक्शन को देखने लगे। पर झलक तिरछी चोर नजरों से अगम को देख लेती थी। फंक्शन जोरों पर था। तब वहां जोड़ों के लिए गेम शुरू। डायना ने अपना नाम लिखा दिया। डायना को देखकर टॉम ने भी अपने दोनों का नाम लिखा दिया। उनका नाम इंडियन पार्टनर्स नामक कैटेगरी में आया। इनके अलावा 4 जोड़ों और थे, जिसमें एक पार्टनर इंडियन था। गेम शुरू हुई। इसमें पहले राउंड में बॉल डांस करना था। इसमें पहली 4 टीम सिलेक्ट हुई, जिसमें अगम और झलक की टीम भी थी। अब सेकेंड राउंड में म्यूजिक कंपटीशन था, तो डायना ने पियानो बजाया और टॉम ने वायलिन। अब ये 2 टीम ही रह गई थी। लास्ट राउंड था गाना गाने का, तो अगम बोला कि वो सिर्फ हिंदी सॉन्ग गा सकता है। तो डायना ने आगे जाकर बात की। उन्होंने झलक से पूछा, वो बोली, ओके, मैं भी हिंदी ही गाऊंगी। सब तालियां बजाने लगे। पहले झलक ने गाया, दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई, आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। गाना खत्म होते ही सब तालियां बजाने लगे। अगम उसकी साइड में ही खड़ा था। उसने गाने के दौरान 2-3 बार पीछे जाकर आंसू साफ किए। किसी को पता ही नहीं चला। झलक ने अपने आंसू रोक रखे थे। वो अगम को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। अब बारी अगम की थी। उसने गाना शुरू किया, हम बेवफा हरगिज ना थे, पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। वो गाना पूरा नहीं गा पाया। उसके आंसू निकल आए। वो स्टेज से उतर आया। डायना उसके पीछे आई। वो साइड में आकर रोने लगा। उसने सोच लिया था कि वो आज झलक से बात करेगा ही। वो दोबारा अंदर गया, पर झलक कहीं नहीं मिली। वो रब को कोसने लगा, रब जी, क्या होता है? अगर मैं उससे बात कर लेता, उसे मेरे सामने लाकर क्यों गुम कर दिया? तभी उसे याद आया कि कल को रब से दुआ कर रहा था कि उसे झलक की झलक ही दिख जाए। आज जब दिखी है तो वो बात करना चाहता। उसने रब का शुक्रिया किया और कहा, जैसे आज मिलाया है तो बात भी करा दे रब्बा। उधर झलक कार में बैठी टॉम के साथ वापस आ रही थी। उसे रोता देख वो उसे वापस ले आया था। वो बोला, वैसे इस डॉक्टरी में क्या रखा है? तुम अच्छा गा लेती हो, मेरे साथ गाया करो, फेमस हो जाओगी। टॉम ने उसे हंसाने के लिए कहा। झलक हंस दी और बोली, आइडिया अच्छा है, पर मैं 60% की पार्टनर बनूंगी। अगर मंजूर है तो हाँ कहना, बाद में चिक चिक नहीं करना। दोनों ही हंस पड़े। टॉम बोला, झलक, मुझे हिंदी ज्यादा समझ नहीं आती है, पर उसके चेहरे और उसकी नजरों से लग रहा था कि तुम्हें बहुत चाहता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी यही कह रही थी। हाँ, चाहता तो वो बहुत था, पर कुछ गलत फहमियों ने हमें दूर कर दिया। झलक बोली, क्या अब मैं तुम्हारा ऐसा दोस्त हो गया हूँ कि तुम मुझे अपने मन की बात बता सको? अगर ठीक समझो तो। टॉम ने डरते डरते कहा। उसे झलक के मूड का पता तो था, जो कभी तो ठीक से बात करती थी, दूसरे ही पल नाराज हो जाती थी। कार रोको, झलक बोली। सॉरी झलक, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं बताना ना बताओ, मैंने तो यूं ही कह दिया। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। भला हम दोस्त कैसे हो सकते हैं? इतनी रात को कहाँ जाओगी? मैं पापा को क्या जवाब दूंगा? आई एम रियली सॉरी, टॉम बोले जा रहा था। बहुत बोलते हो तुम। मैंने तो सिर्फ कार रोकने को कहा और तुम पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। मैंने इसलिए कहा कि हम वो उस पार्क में बैठकर बात करते हैं, झलक बोली। टॉम ने उसी वक्त ब्रेक लगाई और कार बैक ले जा करके पार्क के पास रोक दी। दोनों अंदर आकर बेंच पर बैठ गए। टॉम बहुत ही एहतियात बरत रहा था। वो चुपचाप झलक के बोलने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ अगम और डायना भी बाहर आ गए थे। अगम ने जब देखा कि झलक वहां नहीं है, तब उसने डायना को घर चलने को कहा। डायना ने उसे सो नहीं होने दिया कि उसे झलक और उसके बारे में सब पता है। वो बोली, कार मैं चलाती हूँ, आपका मूड ठीक नहीं। नहीं, मैं चला लूंगा, तुम आराम से बैठो, कुछ नहीं हुआ है मुझे, कहकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। लेकिन बैठते ही वो स्टीयरिंग व्हील पर सर रखकर रो पड़ा। उसे लगा कि झलक ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया। वो उसे भूल गई है, इसलिए उसे मिले बिना ही चली गई। उस बात को महीनों हो गए। उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, और ये नया लड़का, वो रोए जा रहा था। बेशक वो उससे नाराज था, सबसे कहता था कि वो उसे भूल गया है, पर असल में उसे दिल में उम्मीद थी कि एक दिन वो वापस आएगी। लेकिन आज उसे किसी के साथ देख उसका दिल ही थोड़ी सी आस भी टूट गई।
डायना कार में बैठी उसे देख रही थी। उसे ऐसा देखकर उसका दिल भी दुख हो रहा था। उसके भी आंसू निकल गए। उसने अगम की बाह पकड़कर कहा, अगम, आप क्यों रो रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो, मेरा दिल घबरा रहा है, कहकर वो भी रोने लगी। अगम ने उसके रोने की आवाज सुनी तो उसने मुंह उठाया और उसकी तरफ देखकर बोला, तुम क्यों रो रही हो? आपको देखकर रोना आ गया, आप मत रो। डायना रोते हुए बोली। अगम को उसमें परी दिखी। अगर वो होती तो वो भी यही करती। अगम ने उसके सर के बाल छेड़ते हुए कहा, अच्छा नहीं रोता, तुम भी चुप हो जाओ। अगम ने रुमाल निकालकर अपना मुंह साफ किया। डायना ने भी अपना मुंह साफ किया और बोली, एक बात पूछ सकती हूँ? अगम को पता था कि वो क्या जानना चाहती। वो भी किसी से बात करना चाहता था। उसने कहा, पूछो। क्या आप मेरी सीनियर झलक के कारण ऐसा बिहेव कर रहे हैं? डायना ने पूछा। हाँ, वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है, बहुत प्यार है मुझे उससे, अगम बोला। फिर आपने एक दूसरे से बात क्यों नहीं की? बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा, अगम बोला। क्यों, अभी क्यों नहीं? शायद मैं आप दोनों को मिला दूं, डायना ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। अगम हंसते हुए पूछा, कहाँ से शुरू करूं? एकदम शुरू से, डायना बच्चों की तरह मचलती हुई बोली। बात साल डेढ़ साल पहले की बात है। मैं अपने काम से शिमला गया था। वहां किसी ने मुझ पर गोलियां चला दी। मैं जख्मी हालत में एक क्लिनिक में पहुंच गया। दरवाजा एक लड़की ने खोला। मैं उसका चेहरा भी ठीक से देख नहीं पाया और बेहोश हो गया। अगम कहानी शुरू कर दी। आपकी गोलियां लगी थी? डायना ने हैरानी से पूछा। उधर झलक भी टाम को सुना रही थी। वो बोली, जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने खून से लथपथ अगम खड़ा था। मैंने उमेश भैया के पापा के हेल्पर की मदद से उन्हें अंदर लाई। पापा ने कई घंटे लगाकर उनकी गोलियां निकाल दी थी। फिर रात को मैं उनकी केयर कर रही थी। उनको आधी रात को होश आया। उसने मुझसे पानी मांगा। मैंने पानी पिलाया। फिर उसे थपथपाकर सुला दिया। अगले दिन सुबह वो अभी सो रहा था जब मैं चंडीगढ़ चली गई। मैंने सोचा नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। इधर अगम बोला, सुबह जब आंख खुली तो वो वहां नहीं थी। वो लोग मुझे कोई गैंगस्टर समझ रहे थे। जब मैंने उनसे उस लड़की के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ झूठ बोल दिया कि यहाँ कोई लड़की है ही नहीं। मैंने भी सोच लिया कि मुझे शायद वो हुआ हो, सो मैंने फिर नहीं पूछा। कहानी सुनाते हुए अगम के चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। डायना उसकी वो खुशी देखकर खुश होते हुए बोली, वाओ, फिर क्या हुआ? फिर वो कहाँ मिली? झलक आगे बोली, उस दिन मैं हॉस्पिटल में अपनी फ्रेंड से मिलने गई तो वीआईपी वार्ड में मेरे सीनियर ने मुझे बुला लिया। मैं गई तो वहां अगम था। मैं उसे देखकर घबरा गई। मैं बता नहीं सकती थी कि मेरे क्या इमोशंस थे। मैं खुश थी पर मैं डरी भी हुई थी। मुझे डर था कि पता नहीं किस किस्म का बंदा होगा जिसे किसी ने गोलियां मारी है। टॉम ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर अलग ही नूर था, अलग ही चमक थी, प्यार की चमक, जो उसने पहले कभी झलक के चेहरे पर नहीं देखी थी। उसे लग रहा था मानो ये कोई और ही झलक है। अगम आगे बोला, फिर इसने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसने कह दिया कि हम कभी मिले ही नहीं हैं। मैंने भी सोच लिया कि शायद ऐसा ही हो। उस दिन इसके दुपट्टे का मुझे छूना, इसका मुझे पानी पिलाना एक सपना ही हो, पर मुझे इससे प्यार हो गया था। अब कुछ भी होता, चाहे सपना या हकीकत, प्यार तो हो ही गया। इधर इस तरह धीरे धीरे हम पास आते गए और हमने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। बहुत खुश थे हम दोनों। कहते कहते अगम के चेहरे पर उदासी छा गई। मैं बहुत खुश थी कि मैं इतने दिन बाद उससे मिलूंगी। मैं वहां गई और रिसेप्शनिस्ट के बताए हुए अगम के कमरे के पास पहुंची। मैं दरवाजा नॉक करने वाली ही थी कि मुझे अंदर से आवाजें सुनाई दी। संध्या थी जो अगम को कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। मैं विश्वास भी ना करती, लेकिन फिर मैंने अगम की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, आई मिस यू। मुझे उस वक्त लगा कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। अगम अगम को मैं क्या समझती थी और वो क्या निकला। उस दिन मैं बिल्कुल टूट गई। मैं पागलों की तरह घंटों सड़क पर बैठी बारिश में भीगती रही। वो तो उमेश भैया ने मुझे देख लिया और घर ले आए, वरना मैं मर जाती, कहकर झलक रो पड़ी। टाम ने उसे कभी रोते भी नहीं देखा था। वो हैरान था कि इस लड़की को कभी इमोशनलेस समझता था। वो असल में खुद को दबाए हुई थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी। अगम दर्द भरी आवाज में बोला, मैं उसके घर गया, पर वो औरों को भेजती रही, पर मैं नहीं हिला, वहीं उसके दर पर बैठा रहा। फिर वो आई और बोली कि तुम जिस झलक को मिलने आए हो, कल वो झलक मर गई, अब उसकी मौत का तमाशा ना बनाओ, कहकर वो चली गई। अगम ने आंखों से आंसू झरने की तरह बह निकले। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, कह तो दिया। मैंने अंदर कदम रखते वक्त एक बार पीछे मुड़कर देखा, वो वापस जा रहा था। मैं वहीं गिर गई। वो बुरी तरह से कांप रही थी कि वो मंजर याद आ गया।
वो रोई जा रही थी। टॉम ने उसे अपना कोट उठाया, लेकिन वो तो ठंड से नहीं, अपने जज्बातों के कारण कांप रही थी। टॉम ने टिश्यू पेपर का डिब्बा उसके आगे कर दिया, जो वो आते वक्त कार में उठा लाया था। मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे वापस होटल आया। वहां आकर मैंने सारी छानबीन की और संध्या और रेहान का सच पकड़ा। फिर आपने झलक को सबूत नहीं दिखाए? उसे दिखा देते तो सब ठीक हो जाता। डायना ने आंखें साफ करते हुए कहा। मैं गया था, पर मेरी किस्मत उसके पास जाकर मेरी बेगुनाही साबित करने वाली वो रिकॉर्डिंग चली ही नहीं। उसने मुझे साफ कह दिया कि अब मेरे सामने मत आना। फिर मैं उसके बाद जब मैं पापा के साथ उनके घर गया तो वो यहाँ आ गई थी। उसके बाद उसे मैंने आज देखा है। अगम ने सारी कहानी सुनकर गहरी सांस ली। अगम, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, टॉम ने पूछा। पूछो, झलक बोली। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। उस लड़की ने तुम दोनों को अलग कर दिया, उसने जाल बिछाया और तुम फंस गई। टॉम बोला। हाँ, ये बात मुझे बहुत देर बाद पता चली। मैंने बहुत सोचा, तब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं उस कमरे के बाहर थी तो संध्या की आवाज़ तो ऐसे आ रही थी कि मानो वो दरवाजे पर ही खड़ी हो, जबकि अगम की आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। उसने मिस यू भी शायद मेरे लिए कहा था। झलक बोली। शायद नहीं, पक्का यही होगा। तुम बेवजह उससे दूर हो गई। मुझे आदमी होकर वो इतना अच्छा लगा, तो तुम्हें कैसे उस पर प्यार नहीं आएगा? मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। वो गाना भी पूरा नहीं गा पाया, उसे रोना आ गया था। मैंने देखा था, वो बैक स्टेज पर आके फुट फुट कर रो रहा था। टॉम बोला। बड़ी तरफदारी कर रहे हो उसकी, तो मेरे पास क्या कर रहे हो? जाओ उसी के पास। झलक झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली। लेकिन जाऊं कैसे? मैंने तो उसका एड्रेस भी नहीं पूछा। टॉम बोला। पर टॉम, वो किसी लड़की के साथ था, मेरी जूनियर थी शायद। कहीं वो उसकी मंगेतर तो नहीं? झलक बोली। अगम, पर मुझे लगता है वो तुम्हें अब भी चाहती है। तभी तो वो आपको देखकर रोने लगी थी। मैंने देखा था, जब आपने मेरा हाथ पकड़ा था तो वो मुंह दूसरी तरफ करके रो रही थी। डायना बोली। हाँ, मुझे भी यही लगा, पर उस लड़के के साथ देखकर लग रहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड होगा। चलो अच्छा है, रब से दुआ है कि बाबा जी बहुत दुख दिए उसे, अब उसे खुशियां ही देना। अगम आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बोला। क्या अगम और झलक एक हो पाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।